हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। देवी के ससुराल वाले बहुत ही मॉडर्न थे। पूजा पाठ में उन लोगों की कोई रुचि नहीं थी। देवी की सास रेणुका देवी को हमेशा उसके पूजा पाठ के लिए सुनाती थी, क्योंकि जहाँ एक तरफ उसके ससुराल वाले भगवान को मानते तक नहीं थे, वहीं दूसरी तरफ देवी दुर्गा माँ की बहुत बड़ी भक्त थी, जिसके कारण रेणुका देवी को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। ऐसे ही एक दिन सुबह के 4 बजे देवी मंदिर की साफ सफाई कर रही होती है। तभी रेणुका उसके पास आकर बोलती है, बहू तेरा नाम देवी है, इसका मतलब ये नहीं कि तू अपना पूरा दिन पूरी रात मंदिर में ही गुजार दे। तुझे नींद नहीं आती, इसका मतलब ये तो नहीं ना कि किसी को नींद नहीं आती। माँ जी ऐसी बात नहीं है, लेकिन अभी तो सुबह के 4 बज रहे हैं, रात नहीं है, और भगवान की पूजा तो सुबह सुबह करनी चाहिए। इससे मन को बहुत शांति मिलती है और घर में लक्ष्मी भी आती है। वैसे हमें लक्ष्मी की जरूरत नहीं, हमारे घर में लक्ष्मी बिना बुलाए आ जाती है, और इसके लिए तुझे पूरे दिन मंदिर में पड़े रहने की जरूरत नहीं है। माँ जी हमें कभी किसी चीज का घमंड नहीं करना चाहिए। जिसके पास जो भी है भगवान का दिया, उसमें खुश रहना चाहिए। ये तुझे लगता होगा, लेकिन मेरे हिसाब से तो इंसान सब कुछ खुद ही कमाता है। लेकिन छोड़, मुझे सुबह के 4 बजे तुझसे इस टॉपिक पर बहस करके अपनी नींद और मूड दोनों खराब नहीं करने। तुझे जो करना है धीरे धीरे कर, जिससे मेरी नींद ना खराब हो। माँ जी आप बिल्कुल परेशान मत होइए, मैं पूरा ध्यान रखूंगी कि मेरी पूजा की वजह से आपकी नींद खराब ना हो। ओके फाइन। रेणुका इतना कहकर अपने रूम में चली जाती है और देवी अपनी पूजा पाठ में लग जाती है। थोड़ी दूर खड़ा लक्ष्य अपनी माँ रेणुका और अपनी बीवी देवी की सारी बातें चुपचाप सुन रहा होता है। कुछ समय बाद जब देवी अपनी पूजा खत्म करके पीछे मुड़कर लक्ष्य को अपने सामने देखती है, तो वो बोलती है, आप इतनी जल्दी कैसे उठ गए और रेडी भी हो गए? सॉरी, मुझे लगता है माँ जी के साथ साथ मेरी वजह से आपकी नींद भी खराब हो गई। अरे रुक जाओ मेरी सुपर एक्सप्रेस बीवी। क्या हुआ, आप ऐसे क्यों बोल रहे हैं? मैंने कुछ गलत कह दिया क्या? नहीं बिल्कुल नहीं, मुझे तो बस आज ऑफिस के काम से कहीं मीटिंग के लिए जल्दी जाना था। लाखों का प्रोजेक्ट है, इसीलिए नींद नहीं आ रही थी। थोड़ा परेशान था, इसीलिए जल्दी उठकर रेडी हो गया बस। और जब बाहर आकर देखा तो माँ तुम्हारी क्लास लगा रही थी। यार तुम उनको कुछ बोलते क्यों नहीं हो? जैसे तुम हम लोगों को भगवान को मानने के लिए फोर्स नहीं करती, वैसे ही माँ को भी तुम्हारे भगवान को ना मानने के लिए फोर्स नहीं करना चाहिए। सबकी अपनी मर्जी। जब मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं तुम्हारे पूजा करने से, तो उनको भी नहीं होनी चाहिए ना। अच्छा जी, तो जनाब आपने माँ जी की सारी बातें सुन ली थी। देखिए आप परेशान मत होइए, समय के साथ साथ वो भी समझ जाएंगी। ओके, अच्छा एक बात बताइए, आपके लिए ये प्रोजेक्ट ज्यादा इम्पोर्टेंट है क्या? हाँ यार है तो, क्योंकि इस प्रोजेक्ट के लिए मैंने दिन रात एक किया है। अगर ये कॉन्ट्रैक्ट किसी और को मिल गया तो मेरी सारी मेहनत खराब हो जाएगी। ठीक है, आप मेरे साथ मंदिर के अंदर आइए और ये पूजा के फूल अपने साथ लेकर जाइए। मुझे दुर्गा माँ पर पूरा यकीन है कि आपको ये कॉन्ट्रैक्ट जरूर मिलेगा। आपकी मेहनत खराब नहीं होगी। यार आई रिस्पेक्ट योर ट्रस्ट इन गॉड, बट आई डोंट बिलीव इन दिस। सॉरी आई कांट एक्सेप्ट। लक्ष्य इतना कहकर ऑफिस के लिए निकल जाता है और देवी दुर्गा माँ से लक्ष्य की कामयाबी की प्रार्थना करने लगती है। थोड़ी देर बाद वो अपने घर के कामों में लग जाती है। कुछ समय बाद जब लक्ष्य ऑफिस से मीटिंग खत्म करके घर आता है, तभी देवी को आवाज देते हुए बोलता है, देवी एक गिलास पानी लाना यार, बहुत सिर दर्द हो रहा है। देवी पानी का ग्लास लाकर देती हुई बोलती है, आ गए आप? कैसी रही आपकी मीटिंग? हाँ यार मीटिंग तो बहुत अच्छी रही और प्रोजेक्ट भी मुझे मिल गया। तो आप इतना धीरे आवाज में क्यों बोल रहे हैं? आपको तो खुश होना चाहिए। मैं बहुत खुश हूँ, लेकिन सुबह वाले अपने बिहेवियर के लिए थोड़ा सा गिल्ट महसूस कर रहा हूँ बस। क्योंकि जब मीटिंग शुरू हुई तो ऐसा लगा जैसे शायद ये प्रोजेक्ट मुझे नहीं मिलेगा। फिर अचानक मुझे तुम्हारी बात याद आई, और जैसे ही मैंने अपने मन में दुर्गा माँ का नाम लेकर दोबारा से मीटिंग कंटिन्यू करी, ऐसा लगा सब कुछ मेरे हाथ में आ गया हो और वो प्रोजेक्ट भी मुझे मिल गया। ये सब तुम्हारे ही विश्वास का फल है। लक्ष्य देवी को बात बता ही रहा था कि तभी रेणुका वहाँ आकर कहती है, क्या बात हो रही है मियाँ बीवी में? बड़ी देर से देख रही हूँ,
इस घर में मुझे कुछ बताना जरूरी समझता भी है कोई या नहीं? ऐसी बात नहीं है माँ जी, आप इस घर की बड़ी हैं। आपको सारी बातें जानने का पहला हक है। माँ जी, लक्ष्य जिस प्रोजेक्ट पर सारी रात बैठकर काम कर रहे थे ना, उन्हें वो प्रोजेक्ट मिल गया है। बस यही बात हो रही थी। क्या बात है बेटा, तूने तो आज दिल खुश कर दिया। ये वही लाखों का प्रोजेक्ट है ना? हाँ माँ, ये वही प्रोजेक्ट है, लेकिन इसका आधा श्रेय देवी को भी जाता है। ये सब उसके दुर्गा माँ पर विश्वास का ही फल है। आज मुझे यकीन हो गया कि इस घर में जो भी खुशियाँ और अच्छा हो रहा है वो सब देवी के पूजा पाठ का ही फल है। बंद कर अपनी बकवास, जोरू के गुलाम। ये सब किसी की पूजा पाठ का फल नहीं है, ये तेरी मेहनत का फल है, समझा? और मेरा दिमाग खराब मत कर। और हाँ, मैंने तेरी सफलता की खुशी में पार्टी रखने की सोची है, इसलिए अपनी बीवी की गाथा छोड़ और जाकर गेस्ट को कॉल करके इनवाइट कर। ओके माँ। और महारानी, तू थोड़ा अपनी भक्ति को साइड में रख के पार्टी की तैयारियां कर। खुद तो पुजारन थी ही, मेरे बेटे को भी अपनी साइड कर लिया। घर के सभी लोग अपने अपने काम में लग जाते हैं। थोड़ी देर बाद शाम हो जाती है और मेहमान आने शुरू हो जाते हैं। रेणुका सभी मेहमानों से अपने बेटे की तारीफ करना शुरू कर देती है और सभी मेहमानों के पूछने पर भी अपनी बहू देवी को किसी से नहीं मिल पाती। सभी मेहमान पार्टी कर ही रहे थे कि तभी वहाँ सभी लोगों को पार्टी सॉन्ग की जगह भजन सुनाई देता है, जिसे सुनकर सभी लोग जोर जोर से हंसने लगते हैं। ये सब देखकर रेणुका की सहेली पम्मी बोलती है, क्या बात है रेणुका, तूने तो हमें बताया ही नहीं कि तूने हमें पार्टी में नहीं बल्कि माता के जगराते में बुलाया है। अरे पहले बता देती, हम गिफ्ट की जगह फूल और मिठाइयाँ लेकर आते। क्यों, सही कहा ना मैंने? ऐसी बात नहीं है, शायद गलती से प्ले हो गया होगा, मैं देखती हूँ। माँ जी, गाने तो मैंने बंद किए हैं और आरती भी मैंने ही लगाई है। वो शाम की पूजा का समय हो गया था ना, तो इसलिए मैं खुद को तो भूल सकती हूँ, लेकिन मेरी दुर्गा माँ की शाम की आरती को नहीं। पार्टी तो हम आरती के बाद भी कंटिन्यू कर सकते हैं। आज के जमाने में तुझ जैसी भक्तन कहाँ होती है? तू यहाँ की लगती ही नहीं है। और आज तो पानी सर से ऊपर हो गया, तेरे इस घर में कोई जगह नहीं है। अब तू निकल जा मेरे घर से। माँ जी, ये घर मेरा है, अब मैं यहाँ से कहाँ जाऊँगी? मुझे नहीं पता। और अपने साथ साथ अपनी इस मूर्ति को भी अपने साथ ले जा, जिसे हम मानते नहीं। उस बेजान चीज को घर में रखने का फायदा भी क्या है? इतना कहकर रेणुका देवी का हाथ पकड़कर उसे बाहर कर देती है और जैसे ही माँ दुर्गा की मूर्ति को उठाने की कोशिश करती है, वैसे ही रेणुका को जोर का करंट लगता है और वो बेहोश होकर जमीन पर गिर जाती है। थोड़ी देर बाद जब उसे होश आता है तो ना ही उसके हाथ काम करते और ना ही पैर। इसी के साथ वो कुछ बोल तक नहीं पाती। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। तभी एक दिन अचानक रेणुका को दुर्गा माँ का सपना आता है, जिसमें वो बोलती है, रेणुका, ये तेरी ही करनी का फल है। तूने मेरे भक्त की आस्था को ठेस पहुँचाई, इसलिए तेरा ये हाल हुआ। तेरी जान तेरी बहू की दिन रात प्रार्थना से ही बच पाई है। अभी भी समय है, अपनी घर की लक्ष्मी को पहचान, वरना सबका विनाश हो जाएगा। भगवान के बिना कुछ भी नहीं है। उस सपने के कारण रेणुका को अपनी गलती का एहसास होता है और वो अपनी बहू देवी को बुलाकर इशारे से अपने किए की माफी मांगती है और दोबारा कभी उसके पूजा पाठ को लेकर कुछ नहीं बोलती। कुछ समय बाद अपनी बहू के दिन रात सेवा करने से वो बिल्कुल ठीक हो जाती है और भगवान में भी आस्था रखने लगती है। रिद्धि अपने कमरे में बैठकर टीवी देख रही होती है और टीवी पर मैगी का प्रचार देखकर वो खुद से बोलती है, क्या यार, बार बार मेरे सामने ये मैगी क्यों आ जाती है? इसे देखते ही मेरी चटोरी जुबान मुझसे मैगी मांगने लगती है। रिद्धि जल्दी से किचन में जाती है और अपने लिए 2 पैकेट मैगी बनाकर हॉल में बैठकर आराम से खाने लगती है। उसको मैगी खाता देखकर उसकी सास सीता उसके पास आती है और उससे बोलती है, अरे जितना घर में राशन नहीं आता उससे ज्यादा तो मैगी आ जाती है, जिसे तू महीना खत्म होने से पहले ही खा जाती है। क्यों माँ जी, आप तो खामखाहे इतना झूठ बोले जा रही हैं। आपके कहने का क्या मतलब है कि इस घर में मैं अकेले ही मैगी खाती हूँ? अकेले नहीं खाती, लेकिन खाती तो सबसे ज्यादा है ना। सबसे ज्यादा मैं नहीं, बल्कि आपका बेटा निशांत खाता है। अरे आज मैंने 2 दिन बाद मैगी खाई है और निशांत जी वो तो रोज ही खाते हैं।
अरे तुझसे तो मुंह लगाना ही बेकार है। जाकर मेरे लिए अब मैगी बना दे, बहुत दिन हो गए मैगी खाए हुए। आपको भी मैगी खाना पसंद है ना, या फिर मैं खाती हूँ इसलिए आप भी मैगी खाती हैं? अरे मुंह बंद कर, समझी? तेरे यहाँ आने से पहले मैं मैगी खा रही हूँ, उल्टा यहाँ आकर तूने मैगी खानी शुरू की है। जा रही हूँ मैं अपनी मैगी खत्म करके। इतना बोलकर रिधि अपनी मैगी खत्म करके फिर से किचन में जाती है और अपनी सास और अपने लिए फिर से मैगी बना कर लाती है। उसको फिर से मैगी खाता देखकर सीता उससे बोलती है, क्यों री करमजली, अभी तो तूने मैगी खाई थी और फिर से लेकर बैठ गई। हाँ मुझे पता है, क्योंकि आप तो मुझे मैगी देती नहीं बल्कि मुझे चिढ़ा चिढ़ा कर खाती, इसीलिए मैंने थोड़ी सी अपने लिए बना ली। नास पीटी, तेरा बस चले ना तो मैगी बनने वाली फैक्ट्री में जाकर वहाँ की मैगी को भी एक ही दिन में चट कर जाएगी। माँ जी, अपनी तरह ना मुझे हफ्सी मत समझो। मेरा और निशांत का पेट तो मैगी से भर जाता है, लेकिन आपका नहीं भरता। इसीलिए जल्दी बताइए कि रात के खाने में क्या बनाऊं? करमजली, मैं तेरी सास हूँ, थोड़ा इज्जत से बात करना सीख जा। और हाँ, खाने में वो बनाना जो मुझे पसंद है। अपनी बहू को ऑर्डर देकर सीता मैगी लेकर अपने रूम में जाती है और मैगी खाने लगती है। रिधि भी अपनी मैगी खत्म करके खाना बनाने लग जाती है। रात को निशांत ऑफिस से घर आता है, जिसके बाद वो फ्रेश होकर खाना खाने के लिए बैठ जाता है और खाते हुए रिधि से बोलता है, रिधि, आज तुम्हारा फास्ट है क्या? आज मेरा किस चीज का फास्ट होगा? आज कुछ है नहीं ना? मैंने तो इसीलिए पूछा क्योंकि आज तुम खाने के लिए नहीं बैठी। अरे खाना किस पेट में खाएगी, शाम से मैगी ही ठूस रही है। अब जगह थोड़ी ना होगी तेरे पेट में जो तू खाना खा पाए। माँ जी, आप तो ऐसे बोल रही हैं जैसे मैंने अकेले ही मैगी खाई थी, आपने तो खाई ही नहीं। चुप करो आप दोनों, जब देखो बच्चों की तरह लड़ना शुरू कर देती हो। थोड़ी खाई हो या ज्यादा, आप दोनों ने खा ली ना मैगी? हाँ तो अब मेरी बारी है, अब मैं खाऊंगा। तो रिधि, मेरे लिए मैगी बना कर ले आना। अरे मैगी होगी तब तो तुझे देगी ना, सारी मैगी तो खुद ही खा गई। आप दोनों ने मिलकर सारी मैगी खत्म कर दी। मुझे कुछ नहीं पता, मुझे भी मैगी खानी है, मतलब खानी है। इतना बोलकर निशांत बच्चों की तरह गुस्सा हो जाता है और अपने रूम में जाकर सो जाता है। अगले दिन भी निशांत बिना कुछ खाए ही गुस्से में ऑफिस चला जाता है। उसकी ये नाराजगी देखकर सीता और रिधि मार्केट जाकर मैगी लेकर आती है। रिधि निशांत को मनाने के लिए YouTube पर मम्मा टीवी देखकर मैगी वाली बहू देखती है, जिसमें वो देखती है कि परी अपने ससुराल वालों के लिए भी कभी मैगी के पकोड़े तो कभी मैगी का पिज्जा बनाया करती। ये सब देखकर रिधि खुद से बोलती है, मैगी की इतनी सारी डिश बनती है, मुझे तो पता ही नहीं था। एक काम करती हूँ, आज मैं भी परी की तरह निशांत जी के लिए मैगी के पकौड़े और पिज्जा बना देती हूँ। इससे वो भी खुश और मैं डबल खुश। रिधि जल्दी से किचन में जाकर मैगी के पकोड़े और पिज्जा की रेसिपी देखकर सबके लिए डिनर में मैगी के पकोड़े और पिज्जा बनाकर लाती है, जिसे खाते ही सीता रिधि से बोलती है, क्या बात है, आज के पकोड़े और पिज्जा में तो कुछ अलग ही स्वाद है, ऐसा क्या डाल दिया तूने? मुझे मनाने के लिए इतना सब कुछ बना लिया तुमने, पर तुमसे मैगी नहीं बनाई गई। अरे निशांत जी, नाराज क्यों होते हो? आज तो मैंने पूरा डिनर मैगी का बनाया है। ये देखो, मैगी पकौड़ा, मैगी पिज्जा, मैगी समोसे। क्या ये सब मैगी से बने हैं? तभी मैं कहूँ, खाने का स्वाद इतना लाजवाब क्यों लग रहा है? निशांत जी, आप मुझसे अब भी गुस्सा है? अरे गुस्सा हो तुमसे तुम्हारे दुश्मन, मैं तो तुम्हारा पति हूँ। आ जाओ, सब साथ में खाते हैं। सब साथ में खाना खाकर अपने अपने रूम में सोने के लिए चले जाते हैं और रिधि किचन में जाकर थोड़ी मैगी अपने लिए और बनाती है, जिसके बाद में रूम में जाकर वो निशांत से बोलती है, निशांत जी, ये देखिए, मैं हमारे लिए मैगी बना कर लाई हूँ। चलिए मूवी देखते हैं और मैगी खाते हैं। ये बोलकर दोनों मूवी देखते हुए मैगी खाने लगते हैं। जहाँ निशांत पूरे ध्यान से टीवी देखते हुए थोड़ी थोड़ी मैगी खा रहा था, तो वहीं रिधि निशांत को देख देखकर सारी मैगी खा जाती है। मैगी खत्म होने के बाद निशांत रिधि से बोलता है, रिधि, ये क्या है, तुमने सारी मैगी खत्म कर दी? आप ऐसे कैसे बोल सकते हैं कि सारी मैगी मैंने ही खा ली? अरे हम दोनों खा रहे थे ना, अगर खत्म हुई है तो हम दोनों ने बराबर की खाई है। पर मेरा पूरा फोकस टीवी पर था और मैं थोड़ा थोड़ा खा रहा था। हम दोनों शेयर करके खा रहे थे ना, फिर तुमने मौका देखकर सारा क्यों फिनिश किया? मैंने
मैंने भी शेयर किया था, तो प्लीज मुझे घूरो मत। गुड नाइट, मैं सोने जा रही हूँ। निशांत के गुस्से से बचने के लिए रिधि बात घुमाकर सो जाती है और अगले दिन निशांत के लंच बॉक्स में मैगी पैक करके दे देती है और खुद घर का सारा काम खत्म करके फोन में व्लॉग देखने लगती है, जिसमें वो देखती है कि एक लड़की 30 सेकंड का टाइमर लगाकर स्पाइसी मैगी खत्म करती है। ये देखकर रिधि भी किचन में जाकर मैगी बनाती है और उसमें हर तरह के चिल्ली सॉस डालकर 30 सेकंड का टाइमर लगा लेती है और अपनी सास को बुलाकर उससे बोलती है, ये देखिए माँ जी, एक्स्ट्रा स्पाइसी मैगी। बस आप देखते जाना कैसे मैं 30 सेकंड के अंदर इसे पूरा खत्म करती हूँ। बहू रानी, फेंकना उतना ही चाहिए जितना कि सामने वाला लपेट सके। इतनी सारी मैगी, वो भी एक्स्ट्रा स्पाइसी, तू 30 सेकंड तो क्या 30 मिनट में भी नहीं खा पाएगी। आपको ये सब मजाक लग रहा है? यही सोच रही है ना आप कि मैं ये चैलेंज पूरा नहीं कर सकती? तू ना किसी भी हाल में नहीं कर सकती, इसीलिए अपनी पागलपंती बंद कर और मुझे जाने दे यहाँ से। नहीं माँ जी, अब तो आप 30 सेकंड के बाद जाएंगी, जब मैं ये प्लेट खाली कर दूंगी। रिधि जबरदस्ती अपनी सास को रोककर उसके सामने 30 सेकंड के अंदर सारी मैगी खत्म कर देती है। ये सब देखकर सीता भी हैरान हो जाती है, पर इतना स्पाइसी खाकर रिधि का मुंह जलने लगता है। सीता अपनी बहू की बुरी हालत देखकर उसके लिए जल्दी से किचन से पानी लाती है और इसी के साथ कुछ मिठाइयाँ भी लाकर उसे देती है, जिसे खाकर रिधि का मुंह थोड़ा ठीक हो जाता है और वो सीता से बोलती है, मेरी सिंपल मैगी ही अच्छी है, मुझे नहीं खानी ये एक्स्ट्रा स्पाइसी मैगी और ना ही किसी दिखावे के लिए टाइप्स ऑफ मैगी खानी है। हाँ हाँ, चलो लेट ही सही, पर तुझे अक्ल तो आई। स्पाइसी मैगी खाने के बाद रिधि की आंखें और दिमाग दोनों खुल जाते हैं, जिसके बाद वो मैगी के साथ एक्सपेरिमेंट करना बंद कर देती है और पहले की तरह अपनी सास और पति से लड़ते झगड़ते सिंपल मैगी खाने लगती है। व्योम सो रहा था, तभी उसके कानों के पास उसका फोन बजता है, जिस पर प्राची का कॉल आ रहा था। उसकी आवाज सुनकर वो डर कर उठ जाता है और बोलता है, अरे कौन है जो सुबह सुबह मुझे परेशान कर रहा है? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे ऐसा बोलने की? प्राची बेबी तुम? ओह सॉरी, गलती से बोल दिया मैंने, माफ कर दो। नो, अब मैं मम्मी जी से ही तुम्हारी शिकायत करूंगी। अरे यार माँ को मत बोलो, वो मुझे फिर से डांटेंगी। अरे बेबी मेरी बात तो सुनो। धत तेरे की, लगता है अब जान को मनाना पड़ेगा। वहीं दूसरी ओर प्राची गुस्से में कैफे चली जाती है और मुंह फुलाकर बोलती है, समझता क्या है अपने आप को? एक तो इतने प्यार से कॉल किया ताकि प्यारे से गुड मॉर्निंग विश करूं, आई लव यू जान कहकर उठाऊं, और ये मुझ पे ही चढ़ गया सुबह सुबह। बताऊंगी इसे तो मैं। वो गुस्से में ऐसे कर ही रही होती है कि व्योम आकर उसका प्यार से हाथ पकड़ता है और उसे बोलता है, प्राची बेबी ऐसे मत करो, तुम्हें लग गई तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। मुझे लगेगी तभी तो तुम्हें और अच्छा लगेगा, और तुम्हें कैसे पता कि मैं यहाँ हूँ? बेबी तुमसे मैं बहुत प्यार करता हूँ, जहाँ भी जाओगी मुझे पता चल ही जाएगा, और इतने गुस्से में तुम यहीं आ सकती हो ये मैं पहले से ही जानता हूँ। इसी बात का तो कहीं तुम फायदा नहीं उठा रहे ना मेरा, और तुमने मुझसे ऐसे बोला कैसे? हाँ बेबी यार नींद में मुझे पता ही नहीं चला कि फोन किसका आया है, मुझे लगा शायद दोस्त होंगे, और फोन बिल्कुल कान के पास रखा था, बहुत तेज की कान पर आवाज हुई, इसलिए थोड़ा रूडली हो गया। आई एम सॉरी ना प्राची, फिर से ऐसा कभी नहीं करूँगा। आई लव यू यार। आई लव यू टू। आगे से ऐसा हुआ ना तो देख लेना, कटप्पा की तरह टकला कर दूंगी। छी, तुम मुझे ऐसे करोगी? मैं टकला अच्छा लगूंगा क्या अपनी शादी में? नहीं नहीं, छी, कितने गंदे लगोगे, ऐसे ही सही हो। हाँ तो फिर ऐसे मत बोला करो ना। अच्छा, शादी की शॉपिंग मुझे तुम्हारे साथ करनी है, पता है ना? घर वालों ने शादी का मुहूर्त अगले हफ्ते का निकाला है। हाँ पता है, कर लेना जब मन हो, ऑफिस से भागता हुआ आ जाऊंगा, बस एक कॉल कर देना। ओ मेरा जानू, इतना सारा प्यार। हाँ नौटंकी, चलो ब्रेकफास्ट करते हैं साथ में। आई नो तुमने कुछ खाया नहीं होगा। और इस तरह दोनों एक रोमांटिक सी जगह पर जाते हैं जहां वो ब्रेकफास्ट करते हैं। तभी व्योम के पास उसकी माँ चेतना का कॉल आता है और वो उसे बोलती है, अरे बेटा तो बिना बताए कहाँ चला गया? पता है ना कि जब तक शादी नहीं हो जाती तब तक घर से बाहर नहीं जाते। अरे माँ वो मैं बस थोड़ा काम से बाहर आया था।
तेरा काम मैं अच्छे से जानती हूँ। जरूर तू बहू से मिलने गया होगा, तेरे पास ही बैठी है ना अभी। हाँ, नहीं माँ, वो तो है ही नहीं। अरे रहने दे तू, मैं सब समझ चुकी हूँ। तू जल्दी से बहू को फोन दे दे। लो माँ से बात कर लो। जी मम्मी जी नमस्ते, कैसी हैं आप? बस बहू मैं बढ़िया। और अच्छे से सुन लो तुम दोनों, जब तक शादी नहीं हो जाती तब तक एक दूसरे से मिलना जुलना बंद कर दो। और वैसे क्या कर रहे हो तुम दोनों? खैर छोड़ो ये सब, खुश रहो तुम दोनों। और पंडित जी ने मुहूर्त बता दिया है, तो बहू इसे बोल दियो कि हल्दी के फंक्शन का सामान लाना है। मैंने इसे लिस्ट भेज दी है। ठीक है मम्मी जी। पागल हो तुम, मुझे फोन क्यों दिया? तुम ही बात करते ना। माँ को तो पहले ही पता चल गया था कि मैं तुम्हारे पास बैठा हूँ, तो क्या करता। अच्छा, मम्मी जी ने शॉपिंग करने के लिए बोला है, हल्दी का सामान लाना है, तो चलो। ठीक है, चलिए मोहतरमा। इसी तरह दोनों हल्दी के फंक्शन का सामान लेने चले जाते हैं और आइसक्रीम पार्लर में आइसक्रीम खाते हुए बोलते हैं। अच्छा देखो, सारा काम हुआ या नहीं बताते जाना, मैं लिस्ट में पढ़ रही हूँ और टिक करती जाऊंगी। ओके। पूजा का सामान आ गया, हाँ हल्दी आ गई, हाँ आ गई। डेकोरेशन वाले को कॉल किया, कर दिया। केटर्स को कॉल किया। उसने फोन नहीं उठाया, शाम को बात कर लूंगा। ओके, तुमने इसका खाना तो टेस्ट किया है ना? I mean, तुम श्योर हो ना? क्योंकि मेरी मम्मी ने इसी को शादी में खाना बनाने के लिए रखा है। हाँ पागल, अच्छा बनाता है वो, जान पहचान है उससे काफी। ओके, सब डन हो गया। चलो मुझे घर ड्रॉप कर दो। या तुम्हारी मम्मी ने मना कर दिया, शादी तक हम मिल नहीं सकते। अब मैं तुम्हारे साथ शॉपिंग कैसे करूँगी? मैं हूँ ना, करवा दूंगा। बस तुम्हारा मेकअप से लेकर तुम्हारा लहंगा हील सब मैं शॉपिंग करवाऊंगा। ओके जान। ओए पागल हो क्या, सबके सामने? क्या करूँ, खुशी के मारे रहा ही नहीं गया। व्योम उसे उसके घर ड्रॉप करता है। अगले दिन हल्दी का फंक्शन होता है। व्योम को हल्दी लग रही होती है, जहाँ उसके दोस्त उसे हल्दी लगाते हुए बोलते हैं। अबे साले, कैसे खुश होकर हल्दी लगवा रहा है? शादी के बाद तेरी खुशियाँ गम में बदल जाएंगी जब प्राची तुझे सताया करेगी। अबे तुझे क्यों दर्द हो रहा है? मुझे उसके सताने से, पीटने से, उसके गुस्से से भी प्यार है। कितनी क्यूट लगती है उस वक्त। हाय, देख रहे हो आंटी जी, आपका बेटा लट्टू है प्राची भाभी पर। मेरा बेटा बहू ही इतनी प्यारी लेकर आया है कि लट्टू फिरकी पहिया बोल सब है। और इस चक्कर में मुझे मत भूल जाइयो, समझा? वरना तेरी खैर नहीं। अरे माँ बहुत लग रही है, छोड़ो ना, कभी नहीं करूँगा। आप मेरी प्यारी माँ जो हो। अच्छा नीरज, इसकी हल्दी छुड़वा दे, इसकी उतरी हुई हल्दी बहू को लगवानी है। इतना सुनकर नीरज उसकी उतरी हुई हल्दी एक बाउल में डालता है और प्राची के घर लेकर जाता है, जहां उसके घर वाले बारी बारी से उसे हल्दी लगाते हैं। हल्दी चढ़ने के कुछ देर बाद उसके चेहरे का निखार देखकर उसकी सहेलियां उसे छेड़ती हैं। तभी प्राची की माँ सविता बोलती है, अरे मेरी बेटी को ऐसे तंग मत करो। देखो व्योम के प्यार का रंग कैसे उस पर चढ़कर बोल रहा है कि व्योम प्राची से कितना प्यार करता है। माँ, आप भी मेरी टांग खींच रही हो ना? प्राची ये कहकर शर्माती हुई अंदर चली जाती है और मिरर में खुद को देखकर शर्मा के बोलती है, सच में मुझे व्योम के प्यार का रंग चढ़ गया है। कितना ग्लो कर रहा है ना मेरा फेस। हाँ लगाई हल्दी है, पर पीली की जगह तो तू शर्मा शर्मा कर लाल हुए जा रही है। कहो तो व्योम को भेज दूं तेरी फोटो। माँ, आप फिर से मेरी टांग खींच रही हो ना? अरे मैं अपनी बेटी की सिर्फ माँ थोड़ी हूँ, दोस्त भी तो हूँ उसकी। और ऐसा मैंने झूठ क्या बोला? तो इतनी लाल हो ही गई है पागल सी। अब जा जाकर कुछ खा ले, वैसे भी पूजा खत्म हो गई है। ठीक है माँ, फिर मैं आराम करूँगी, डिस्टर्ब मत करना। ठीक है बेटा। इतना बोलकर प्राची रेडी हो जाती है और व्योम के कॉल करते ही घर के पीछे वाले दरवाजे से छुपकर उसके साथ अपनी शादी की शॉपिंग करने चली जाती है, जहां प्राची लहंगे सिलेक्ट करती है और व्योम को दिखाती है। व्योम इशारे से उसे मना कर देता है। फिर कुछ देर बाद वो एक डमी पर लहंगा देखता है और उसकी चुन्नी प्राची को उड़ाकर बोलता है, इसमें तुम बिल्कुल मेरी दुल्हनिया लग रही हो। अच्छा है ना ये वाला? बहुत ही ज्यादा प्रिटी है पागल। चलो अब मुझे मैचिंग की ज्वेलरी, कुंदन वाला हार और प्यारा सा मांग टीका, इसी कलर का चूड़ा, नेल पेंट, बिंदी और कमरबंद, ये सब चाहिए। बाप रे बाप, इतना सब और खरीदोगी अभी? हाँ, और जोड़े में लगाने के लिए बहुत प्यारे से फ्लावर्स चाहिए, वो तुम उसी दिन याद से भिजवा देना।
और हाँ, मैं छुप कर आई हूँ। जल्दी से शॉपिंग करवाओ मेरे पसंद की। अगर कुछ रह गया ना तो देखना शादी ही नहीं करूँगी। अरे जान, ऐसे मत बोलो, शादी तो तुमसे करके ही रहूंगा, इसीलिए चलो तुम्हारी शॉपिंग कंप्लीट करवाऊं। इतना बोलकर व्योम एक एक करके उसे सारी शॉपिंग करवाता है, जिसमें वो हर सामान को लेने में 2-3 घंटे लगाया करती। सब सामान लेने के बाद वो व्योम के गले लगकर बोलती है, थैंक यू व्योम, तुमने मेरी सारी मनपसंद चीजों की शॉपिंग करवा दी। अब देखना कितनी सुंदर लगूंगी उस दिन। तुम तो पहले से ही इतनी अच्छी लगती हो मुझे जान, अब क्या जान लेकर मानोगी मेरी? हट पागल। इतना बोलकर व्योम उसे घर पर ड्रॉप करता है और प्राची चुपके से अपने बेड पर आकर लेट जाती है। किसी को पता नहीं चलता। 2 दिन बाद में प्राची के हाथों में व्योम के नाम की मेहंदी लगती है, जिसका रंग बहुत गहरा आता है। और अगले दिन उसकी शादी बड़ी धूमधाम के साथ व्योम से होती है। सारी फैमिली एक साथ फोटो क्लिक करवाती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके बताइए कि भविष्य में आप कौन सी कहानी देखना पसंद करेंगे।